So, hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 20 of the lecture series, and in this lecture we are going to start a topic हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, और बेसिकली हम लोगों ने जो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग देखा था, जैसे कि प्रेशर इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है, और जो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे उस लेक्चर्स में, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन था कि जो प्रेशर लग रहा था वहाँ पे हम किसी एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे थे। मतलब कहने का ये हुआ कि जब किसी बॉडी के ऊपर किसी बाहरी वस्तु से या किसी अदर मीन्स से हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी जितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग प्रेशर से लिख रहे होते थे। जैसे मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो हम लोग P निकालते हैं, ये निकल के आ रहा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया से। तो यहाँ ये कब यूज हो रहा था कि जब ये एक तरीके से कहीं एक्सटर्नल एजेंट था। मतलब जैसे अगर हम इस फ्लोर के ऊपर खड़े हैं तो हमारे बॉडी के वेट से जितना हमारा एरिया फुट एक्वायर कर रहा होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी अपॉन एरिया ऑफ द शूज से निकाल लेंगे कि हमारा कितना प्रेशर इस फ्लोर के ऊपर पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे बॉडी का एज ए एक्सटर्नल एजेंट बिहेवियर है इस फ्लोर के ऊपर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या अगर ऐसा कुछ फ्लूइड स्टैटिक हो या कहीं फ्लूइड रखा हो तो उसमें भी क्या ये लॉ फॉलो कर सकता है? तो ऑप्शन आपका आंसर क्या आएगा कि नहीं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से उसके कह सकते हो कि F/A है। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि हम एक्सटर्नल बात करेंगे, जब किसी फ्लूइड के ऊपर किसी एक्सटर्नल एजेंट से हम प्रेशर लगा रहे होंगे तब हम इस तरीके से काउंट करेंगे। लेकिन जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे रखा हुआ है और उस समय उसके इंटरनल प्रेशर की एनालिसिस की जाए कि इंटरनली उस पे कितना प्रेशर वो जनरेट कर रहा है। जैसे आपके घर के छत पे जो पानी की टंकी रखी है, उस टंकी का पानी कितना प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, वो फाइंड आउट करना। क्योंकि भाई टंकी में जो पानी है वो स्टैटिक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कितना प्रेशर नीचे लगा रहा है उसको निकालना। या प्रैक्टिकली कहीं डैम बना हुआ है तो डैम के पीछे रिजर्वायर बहुत बड़ा बन जाता है, तो उस पूरे रिजर्वायर का जो वेट कंपोनेंट होगा वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा उस रिजर्वायर के बाउंड्रीज पे। तो हम वो चीज निकालते हैं। एक लॉ होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। अगर मैं सिंपल डिफिनीशन बताऊं इसकी, तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ का सिंपल डिफिनीशन क्या हो सकता है? आप ऐसे कह सकते हो कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर आप नोट करना चाहो तो मैं लिख दे रहा हूं अभी, इन अ स्टैटिक फ्लूइड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, in vertically downward direction is equal to the specific weight of the liquid at that point। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट क्या करता है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन vertically downward direction downward direction must be equal to the specific weight of the liquid at that point
ठीक है, यहां एक चीज छूट गया है ऊपर, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, फिर यहां से आप इसका डेफिनेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। मतलब ये लॉ ये कहता है कि जितना हम नीचे जा रहे हैं किसी स्टैटिक फ्लूइड में, उतना प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जिस किसी पॉइंट पे हमें अगर उस प्रेशर को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि हम जितना नीचे गए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कितना उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट लग रहा होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपको इंक्रीज इन प्रेशर निकालना है, यानी डेल पी अपॉन डेल एच की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं डिराइव भी करा दूंगा, तो टेक्निकली ये कह क्या रहा है मैथमेटिकली कि डेल पी अपॉन डेल एच इज इक्वल टू रो इंटू जी। जब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले हम लोगों ने P इक्वल टू एफ बाई ए पढ़ा था, अब हम P पढ़ रहे हैं रो इंटू जी इंटू एच। ये तब एप्लीकेबल होता है जब हम किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर बात करते हैं। मतलब कोई स्टैटिक फ्लूइड रखा है और वो खुद से कितना प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, तो वहां पे सिर्फ दो फैक्टर काम करते हैं, एक रो इंटू जी यानी उसका स्पेसिफिक वेट, और एक आपका हाइट। अगर यहां लिखना चाहो कौन सी चीज क्या है तो भाई पता ही है सबको, वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी, उसकी डेंसिटी, जी सभी को पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और एच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज हाइट, कि कितने हाइट से आप उसको मेजर कर रहे हो। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देख समझाऊं आपको, तो देखो आप अपने छत पे जो टंकी रखी है उसमें अगर मान लो उसकी हाइट 1 मीटर है, ठीक है, तो उसमें अगर इस लॉ से हम प्रेशर निकालते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, कि भाई वो टंकी अपने निचले सतह पे कितना प्रेशर लगा रही होगी, तो वहां पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कहीं भी एरिया या वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ P निकलता है रो इंटू जी इंटू एच से। मतलब कि जब स्टैटिक फ्लूइड कुछ रखा है और उसके द्वारा लगाने वाला प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, तो वहां एरिया को काउंट नहीं किया जाता। मतलब कहने का ये है मेरे कि अगर 100 मीटर का एक पाइप है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, और 100 मीटर का एक पाइप है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, और वही 100 मीटर का पाइप जिसका डायमीटर 1 किलोमीटर है, अगर उन सब में हम प्रेशर काउंट करें बॉटम पे, तो सबका प्रेशर बॉटम पे सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं भी उसका डायमीटर, उसका एरिया कुछ काउंट नहीं हो रहा है। तो यानी सिंपल कि जो हमारा प्रेशर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड बढ़ते जाएगा। मतलब अगर एक नदी है जिसकी गहराई 10 मीटर है, तो जितना नीचे जाओगे नदी में उतना आपका प्रेशर बढ़ते जाता है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी द गाजी अटैक, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्या है कि सबमरीन्स के ऊपर वो मूवी बनाई गई है, और उसमें क्या बताया गया है आपने देखा होगा कि सबमरीन की एक डेप्थ डिसाइड होती है कि ये सबमरीन 250 मीटर नीचे जा सकती है, ठीक है। अब उसका कैप्टन क्या करता है, उसके बियॉन्ड भी लेके जाता है उसको, तो वहां आप देखते हो कि सबमरीन डैमेज कर जाती है। मतलब कहने का ये हुआ कि उतना हार्ड मेटल से बना हुआ सिलेंडर एक है, ट्यूब है, वो 250 मीटर तक ही जा पा रहा है, उसके बियॉन्ड जाने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सबमरीन्स हैं। मतलब क्या है कि समुद्र में जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनके पास भी एक हाइट की, मतलब डेप्थ की लिमिट होती है कि उससे नीचे वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में सुना होगा कोई एक सबसे नीचे जाके एक डाइवर ने अपना रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मुझे एग्जैक्टली हाइट याद नहीं आ रही है। तो जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी भी हम लोग अगर सबमरीन्स की बात करें तो यूएसए और चाइना के पास अभी भी 650 मीटर डेप्थ तक जाने वाली सबमरीन्स हैं, ठीक है। मतलब उनकी सबमरीन्स 650 मीटर गहराई तक जा सकती हैं। हमारे पास अभी 450 के अप्रॉक्स है कि हम 450 ही जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है सिंपल कि जैसे एक कंटेनर है, ऐसे समझो आप, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इसमें मान लो सिंपल वाटर फिलअप है, ये आपके छत के ऊपर की टंकी समझो उसको बस, ठीक है।
तो अब देखो इसका रो चेंज करेगा नहीं, जी नहीं चेंज करेगा, तो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो h होगा यहां से लेके यहां तक। अगर हम h की वैल्यू 1 मीटर रखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ कहीं 1 मीटर आएगा तो इतना प्रेशर लग रहा होगा, सिर्फ इसका स्पेसिफिक वेट उस पर प्रेशर लगा रहा होगा। अगर h यहाँ लेके आएंगे तो प्रेशर ज्यादा आता है, ठीक है। तो आपके घर पर जो टंकी है पानी की, उसमें अगर वाटर लेवल पूरा भरा रहता है तो आपको प्रेशर ज्यादा मिलता है, कम रहता है तो प्रेशर कम मिलता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये लॉ ये डिफाइन करता है कि अगर किसी स्टैटिक फ्लूइड में हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ते जाएगा, और अगर उसका रेट ऑफ इंक्रीज निकाला जाए, यानी जिस रेट से वो बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या होगा? सिंपल, कि वो उस पॉइंट पे उसके स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब आते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर कि ये जो P इक्वल टू ρg आया, ये आया कैसे है। तो यहां आप लिखिएगा हेडिंग आपका डेरिवेशन का, और डेरिवेशन में आप क्या करिएगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे लेट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मानते हैं जिसका एरिया dA है, हाइट dH है, ठीक है। लेट एन एलिमेंट एरिया dA, हाइट dH, उसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। और ये क्या है? सबमर्ज्ड है एक लिक्विड के अंदर, ठीक है। लेट एन एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन ABCD इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब ये लिक्विड में सबमर्ज्ड है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा कि एक ये सरफेस है आपका, ठीक, इस सरफेस पे यहां पे आपका एक एलिमेंट है ऐसे, दिस इज योर एलिमेंट, और इस एलिमेंट का हमने नाम दे दिया था क्या? A B C D, ठीक, कोई भी एक एलिमेंट मान लो किसी भी चीज का। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जो इसका यहां वाला एरिया है, ये आपका है एलिमेंटल एरिया dA, और इसकी ये वाली जो हाइट है ये आपका है dH। समझ में आ रहा है? मतलब AB फेस का जो एरिया है वो dA है, और B से C और A से D वाली जो हाइट है वो dH है, और ये क्या है? सबमर्ज्ड है, यानी सबमर्ज मतलब डूबा हुआ है पूरी तरीके से। तो मान लो पानी है, सबमर्ज्ड इन लिक्विड, यहां लिख लीजिएगा ऊपर, हम मान लेते हैं वाटर, सबमर्ज्ड इन लिक्विड, और इसमें लिख लेते हैं लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर इस एरिया पे हम प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, तो ये एरिया अभी हमने पढ़ा था, अगर इस डीए पे प्रेशर निकालना हो तो वहां से क्या निकल जाएगा? P इज इक्वल टू F बाई ए लेके चलेंगे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी तक कि यहां से P बराबर F बाई ए होता है, ठीक है। तो अभी हम ये मानते हैं कि इसका जो ऊपरी सतह है, ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया, इस एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, जिसको हमने डीए लिखा है। तो अगर इसका मान लेते हैं कि इसके ऊपर P प्रेशर लग रहा होता है, तो यहां पे अगर ऐसे लग रहा है, मान लेते हैं कि इस पे प्रेशर P लग रहा है, तो यहां का प्रेशर फोर्स कितना होगा? एरिया dA है, प्रेशर P लग रहा है AB के ऊपर, और ये प्रेशर कौन लगा रहा है? इस AB के जितने ऊपर ये सारे लिक्विड हैं, ये अपना वेट लगा रहे हैं। मतलब ये जो P लग रहा है, मतलब कहने का ये है कि इस AB सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर है, भाई मान लो कुछ वाटर होगा, उसका कितना वेट है वो AB पे लग रहा होगा, ठीक। तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो अगर हम वहां से फॉर्मूला देखते हैं, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, यहां मैं लिखता हूं अगर, कि P इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स निकाला जाए तो क्या निकलेगा? P इंटू ए, P बराबर F बाई ए, तो P इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स। तो यहां का फोर्स कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे यहां का फोर्स? P इंटू हो जाएगा आपका डी ए, ठीक है। मतलब अगर हम पॉइंट लिखें यहाँ पे,
तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन फेस कौन सा है, ए बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा P इंटू डी ए। और किधर लग रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि ये लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो वेट है वो नीचे आ रहा है, इसके ऊपर के लिक्विड का इसको नीचे दबा रहा है एक तरीके से, ठीक। अब इसके बाद इस एलिमेंट का वेट निकालते हैं, ठीक है। वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक, कौन सा एलिमेंट, जो हमने माना है ए बी सी डी का वेट निकालना है। आपको पता है वेट अपॉन वॉल्यूम आपका होता है रो इंटू जी, पढ़े हो स्पेसिफिक वेट, मैंने पढ़ा चुका है आपको स्टार्टिंग में, लेक्चर नंबर 3 में ये रहा होगा, 3 या 4 में, ठीक है। तो उसमें आपने बताया गया था आपको कि वेट अपॉन वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट होता है, तो यहां से अगर हम लोग वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, ठीक। अब यहां से ये जो वेट होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, इस एलिमेंट का एरिया डी ए है और हाइट डी एच है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट बाई एल इंटू बी इंटू एच करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो वेट आपका है ये कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एच। क्या किया गया, वॉल्यूम को डी ए और डी एच से रिप्लेस किया गया, तो वेट किधर लग रहा है आपका, ये भी लग रहा है आपका डाउनवर्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन भी क्या हो गई आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लाइन आ रही है उसमें, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पार्टिकल यहां पे एलिमेंट है ABCD, इस पे इतना फोर्स ऊपर से लग रहा है और इसका वेट नीचे जा रहा है, तो इधर से कितना लग रहा होगा, कुछ एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो इसको रोक रहा होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा कंपोनेंट जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा हो, वो कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक एलिमेंट है, इसका ऊपर प्रेशर लग रहा है P इंटू डी ए प्रेशर फोर्स, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपका इसका वेट लग रहा है रो जी डी ए इंटू डी एच। तीसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि अगर इस पे जो बैलेंसिंग फोर्स है, जैसे होता है ना कि एवरी फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी हमको उतना रिएक्शन दे रहा होगा, तभी ये बचा हुआ है, तो ये डिफॉर्म कर जाता है, ठीक। तो वैसे ही P इंटू डी ए और वेट कंपोनेंट इस पे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, और वो वहां बचा हुआ है तो उसको नीचे से कुछ सपोर्ट मिल रहा है उतना, हमें ये निकालना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ये समझ में आएगा कि ये रेट ऑफ इंक्रीज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो P इंटू डी ए है, ठीक, तो जितना P लग रहा है वो तो लगेगा ही नीचे से बैलेंस करने के लिए, तो पहला अमाउंट लिख लेंगे हम लोग क्या, कि जो ये P अमाउंट है, तो भाई इतना तो ऊपर से लग ही रहा था, मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि ये जो A पॉइंट है, अगर इसको ऐसे डिवाइड किया जाए यहां से, तो ये जो प्रेशर था यहां से लेके यहां तक ये आया था P, ये P यहां आ गया, मतलब हमने ये पूरा लाइन निकाल लिया, बचा कितना, A से लेके D तक या B से लेके C तक, यही निकालना है, और ये यहां ऐड हो जाएगा करके। तो अब प्लस इसमें कितना होगा, तो ये प्रेशर यहां से स्टार्ट करेगा बढ़ना, कहां तक जाएगा, C तक, B से स्टार्ट होगा C तक, तो इसका रेट क्या आएगा, डेल P यानी एक एलिमेंटल अपॉन डेल H, ठीक है। मतलब डेल P अपॉन डेल H, यानी यहां से लेके बढ़ना शुरू हुआ और यहां तक गया, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, DH तक। मैं इसको यहां रिपीट करता हूं आपको, ऐसे समझो इसको कि ये एलिमेंट था, ठीक, जिसपे यहां तक की हाइट
डी एच है, यहां लग रहा है P इंटू डी ए। ठीक, अब हमको नीचे लगाना है, तो यहां हमने पहले तो जो P था वो यहां आ गया। अब ये यहां पे पॉइंट कौन सा था, B था, ये C था शायद। ठीक है, A और D, तो B से C तक कितना बढ़ा होगा ये हमें देखना है। ठीक है, यानी B से लेके C तक की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। तो पहले निकालते हैं रेट ऑफ इंक्रीज। तो डिफिनेशन क्या कहता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर किससे लिखते हैं, P से, तो डेल P हो गया एक एलिमेंटल इंक्रीज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाइट क्या है, DH, तो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज आएगा वो आएगा डेल P अपॉन डेल H। फिर भी रिपीट कर रहा हूं, डेल P इसलिए लिया गया है एलिमेंटल प्रेशर, डेल H एलिमेंटल हाइट। ठीक, कहां से कहां तक, B से C तक, मतलब ये रेट ऑफ इंक्रीज है, कहां से कहां जा रहा है, B से लेकर C तक। तो हाइट कितनी मल्टीप्लाई होगी, DH। जैसे ऐसे समझो अपने लाइफ के एग्जांपल में कि अगर आप कुछ बेच रहे हो, मान लो एक पेन बेचने में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 पेन बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपए का होगा। ठीक, तो ऐसे समझो कि यहां से स्टार्ट होने में इसका रेट हो गया डेल P अपॉन डेल H, तो B से C तक की दूरी हो गई DH। तो क्या करोगे, रेट ऑफ इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रेशर। हमको निकालना क्या था, प्रेशर फोर्स। ठीक, तो क्या करोगे फोर्स के लिए, P इक्वल टू F बाई A होता है, तो हमने P निकाल लिया। फोर्स निकालने क्या करोगे, एरिया यहां जाएगा तो P मल्टीप्लाइड बाई A, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया आपका A आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब इसका एरिया क्या है, यहाँ पे DA है, यानी यहाँ पे DA से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डायग्राम नोट करना हो नोट कर लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपको बार बार काम आएगा डेरिवेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के। ठीक है, ऐसा नहीं इसी टॉपिक से ये मतलब रखता है, आगे भी बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या करना है कि जो P है वैसा ही आ जाएगा, P और H देखना है, यहाँ क्या है P, यहाँ क्या है H, तो डेल P अपॉन डेल H लिख दिया सीधे सीधे, रेट ऑफ इंक्रीज डेल्टा P अपॉन डेल्टा H होगा। अब नाम चेंज कर सकता है, इसको Z लिख सकता है, L लिख सकता है, X लिख सकता है, वो आपके ऊपर है। तो डेल P अपॉन डेल X हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल Z हो जाएगा, लेकिन अभी H है तो डेल P अपॉन डेल H ले रहे हैं। दूरी यानी यहां से लेके यहां तक कितना ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया प्रेशर। ठीक है, P क्या था, इसके ऊपर का प्रेशर, डेल P अपॉन डेल H इंटू DH, इसके बीच का प्रेशर। अब पूरे पे ये प्रेशर निकल गया, फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ पे DA से मल्टीप्लाई किया। अब ये डायरेक्शन अपवर्ड क्यों है, क्योंकि ये फोर्स नीचे दबा रहा है, इसका वेट नीचे दबा रहा है, तो कुछ तो रोकेगा इसको। ठीक है, जो कहते हो ना एवरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन वाला कहानी, उसी अकॉर्डिंग ये इसको नीचे से ऊपर ढकेल रहा होगा। तो ये डायग्राम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं तीसरे इक्वेशन के ऊपर। नीचे पूरा आ रहा है ना, ठीक है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, नीचे शायद कट रहा हो सकता है वीडियो में, तो ये P डेल P अपॉन डेल H इंटू DH, फिर ब्रैकेट के बाहर DA है। ठीक है, वही चीज यहां भी लिखी गई है। ठीक, नोट डाउन कर लिए, फिर चलते हैं डेरिवेशन पे इसके। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप आगे कुछ भी अगर पढ़ोगे तो P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच बहुत काम आने वाला है, और ये जो निकाला गया एक्सप्रेशन ये भी आगे बहुत काम आएगा आपके लिए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो इंटू जी इंटू एच के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो सिर्फ और सिर्फ एच एक ऐसा पैरामीटर है, भाई डेंसिटी तो फिक्स होती है, जी फिक्स होता है, तो किसी भी लिक्विड में अगर हमें प्रेशर फोर्स निकालना है, सॉरी प्रेशर निकालना है स्टैटिक फ्लूइड में, तो हमें उसकी हाइट मालूम होनी चाहिए बस, कि एक पाइपलाइन है, एक या टैंक है, तो उस टैंक की कितनी हाइट है हम सीधे उसका प्रेशर डिफाइन कर देंगे। ठीक,
आई थिंक ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो यहां मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तीसरे वाले के लिए। प्रेशर फोर्स ऑन फेस CD, ये जो फोर्स है ये प्रेशर फोर्स ही एक तरीके से, प्रेशर फोर्स ऑन फेस CD कितना आ जाएगा, P प्लस डेल P अपॉन डेल H इंटू DH मल्टीप्लाइड बाई DA। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आपके हो गए। ठीक, अब यहां पे अगर केवल प्रेशर पूछता तो सिर्फ इतना लिखते, DA हट जाता है। मैंने यहां बताया ना कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है और प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब यहां पे कुछ फोर्सेस और भी होंगे लेकिन हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों भाई? ये देखो, ये लिक्विड इस AD पे तो लगा रहा होगा फोर्स ना भाई, AD और BC फेस है। जैसे मान लो ये डस्टर है आपका, ऐसे पानी में रखा है, आपने ऊपर का फोर्स निकाला, नीचे सपोर्टिव फोर्स निकाल लिया, लेकिन इधर भी तो पानी लग रहा है, इधर भी तो पानी फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा तो है ना कि ये अनटच्ड होगा। तो ये जो आपका फेस है, इधर AD दिख रहा है तो ये AD वाला फेस हो गया और ये BC वाला फेस। लेकिन ऐसे है तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, यानी दोनों साइड बराबर होगा भाई। जैसे 4 लोग उधर हैं, 4 लोग इधर हैं, तो नेट रिएक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो AD और BC का फोर्सेस है उनको हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे कि भाई 4 लोग उधर ढकेल रहे हैं, 4 लोग उधर ढकेल रहे हैं, दोनों साइड से वो बराबर होगा। तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समेशन F बराबर 0 किया जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पे अगर लिखते हैं हम लोग, नाउ यहां पे ऐसे लिख दिया जाए, अगर समेशन F बराबर क्या लिखते हो, समेशन F इज इक्वल टू 0, तो क्या करें भाई, सबको जोड़ के 0 कर देते हैं। सबसे पहला फोर्स क्या आएगा, P। हम क्या कर रहे हैं, आप जिसको मन करे पॉजिटिव लो, जिसको मन करे निगेटिव ले लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो नॉर्मली जिसको भी मन करे, हम नॉर्मली क्या करें, डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड वाले को, ये डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, यहाँ मैं लिखना भूल गया था इसको, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये आपके ऊपर है भाई, फोर्स को नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मान लो, केवल डायरेक्शन से उसको रिजॉल्व करने के ऊपर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड वाले को प्लस लेंगे, अपवर्ड वाले को माइनस लेंगे। मतलब ऐसे लिखना चाहो तो ये डायरेक्शन आपकी प्लस, सॉरी, ये डाउनवर्ड वाले की डायरेक्शन प्लस और अपवर्ड वाले की डायरेक्शन माइनस, ऐसे समझो आप लोग। तो डाउनवर्ड क्या क्या आ रहा है, P इंटू DA, ठीक, प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद वेट कंपोनेंट प्लस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से, तो ये कितना आ रहा है, रो G DA DH, ठीक। फिर प्रेशर फोर्स CD वाला, तो ये माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, P प्लस डेल P अपॉन डेल H इंटू DH इंटू DA इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी ये बराबर हो गया 0 के। अब यहां से देखो क्या क्या चीजें उधर जाएंगी, तो ये माइनस टर्म है, इसको उधर भेज सकते हो, ठीक है। यहां देखिए आप लोग, P इंटू DA, रो जी DA DH, ये दोनों पॉजिटिव थे, माइनस ये कंपोनेंट माइनस में था, बराबर 0 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम क्या करें, अगर इस टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं, तो इसी को मैं चेंज कर, जगह नहीं नीचे बची है, तो मैं सिर्फ इसको एक तरीके से जगह बचाने के लिए इस लाइन को नहीं लिख रहा हूं, इस माइनस को उधर भेजते हैं, तो यहां इक्वल टू आ जाएगा, ये हटा लेते हैं, कुछ नहीं किया गया है, माइनस इक्वल टू उधर गया, हो गया प्लस। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए इसका, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू डी आएगा, डेल P अपॉन डेल H इंटू DA इंटू DH होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है।
या अगर आपको डीए कैंसिल करना है, ये भी कर सकते हो कि यहां पे आपके पास एक डीए यहां पे है, एलिमेंटल एरिया डीए यहां पे है और एक डीए यहां पर भी है, ठीक। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहां से सिर्फ यहां P बचेगा एक साइड में, प्रेशर P प्लस रो इंटू जी इंटू डी एच बराबर क्या बच रहा है यहां से, P प्लस डेल P अपॉन डेल एच इंटू डी एच, इतना बच रहा है। अब देखिए क्या कैंसिल होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डीए कैंसिल किया अभी तक और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। डीए कैंसिल होने के बाद ये ब्रैकेट ओपन हो गया, तो देखो इधर P प्लस में है, इधर भी P प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये P से P कैंसिल होगा, अब ये DH यहां कैंसिल होगा, ये DH यहां कैंसिल होगा, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, यहां से निकल के आ गया ये चीज, डेल P अपॉन डेल एच इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो एक इक्वेशन ये निकल के आ गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 विच स्टेट्स दैट ये डेल P अपॉन डेल एच क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। रो जी क्या है, स्पेसिफिक वेट, ठीक है। रो इंटू जी क्या होता है, यहां लिखा हुआ है, ये आपका है स्पेसिफिक वेट, मैं इसको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक। तो रो जी हो गया आपका स्पेसिफिक वेट, तो ये हो गया डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गया, इक्वेशन नंबर 4 कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अगर, ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो इसको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे समझो कि डेल P इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा बराबर, इधर आ जाएगा रो और जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DH, ठीक। और यहां से जब इंटीग्रेट होके ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, जो हमने बताया था P बराबर होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका एक डेफिनेशन, इसका मतलब फॉर्मूला निकल के आएगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ का, ठीक है। ये एग्जैक्ट लॉ डिफाइन कर रहा है, ये उसके बाद डिराइव किया हुआ फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 5 आपका। अब H क्या होगा यहां पे, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग H क्या हो जाएगा आपका, ये H होगा, मतलब ये एलिमेंट किस हाइट पे रखा था ये बताना मैं भूल गया था, ठीक है। मतलब फ्री सरफेस, यानी यहाँ पे जो इसका फ्री सरफेस यानी जो ऊपरी सतह है जहां एयर कांटेक्ट में आ रहा है, उस सतह से ये एलिमेंट कितना नीचे था, दैट इज H, यहां लिखा गया है ना H बराबर हाइट। तो ये हाइट क्या शो कर रहा है कि जहां पे हमें प्रेशर निकालना है वो पर्टिकुलर पॉइंट फ्री सरफेस से कितना नीचे है। जैसे आप इस बॉडी की बात करो तो ये एलिमेंट ABCD यहां से इतना नीचे है सरफेस के, ठीक। तो ये H हो गया, ठीक है। तो यही H इस फॉर्मूले में यहां निकल के आया है, ठीक है। जैसे आप कोई सबमरीन का एग्जांपल लोगे या कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको देखना है कि जो सरफेस है फ्री सरफेस उससे कितना नीचे है। तो न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे रिलेट करेगा, बॉडी lying in a water at a depth of 5 meter from the free surface, so that 5 meter is your height, मतलब उसी 5 मीटर को आपको लेकर के चलना है। ऐसा ना हो कि आप फिर खोजते रहोगे सर H क्या रखना है, H कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जहां हमें वो प्रेशर निकालना है वो पर्टिकुलर पॉइंट किस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके छत के ऊपर जो पानी की टंकी रखी है उसकी हाइट 1 मीटर है, तो दैट इज योर H, कि वो H आपका हो गया 1 मीटर, ठीक है। अब आपको अगर आधे पे निकालना है तो H/2 ले लो, 0.25 पे निकालना है या 1/4 निकालना है तो H/4 कर लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर किसी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपको डेंसिटी चाहिए, G चाहिए, H चाहिए।
एरिया मैटर नहीं करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि इन अ पाइप दे देगा कि 4-5 पाइप दे देगा, विच वन हैविंग दी मैक्सिमम प्रेशर, सब में सेम आएगा यार, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक फ्लूइड में P इक्वल टू रो जी एच होता है, इसमें एरिया कहीं काउंट नहीं होता है। तो 10 पाइपलाइन रखो, 10 की वर्टिकल हाइट अगर सेम है और 10 का डाया अलग अलग रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आपको निकालना होगा उस पे सबका प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच ही आएगा। ठीक है, वो तब इफेक्ट होता जब हम ये लेके चलते P इक्वल टू एफ बाई ए की कोई एरिया डिफाइन होता, उस एरिया पे कोई फोर्स लग रहा होता, लेकिन ऐसा स्टैटिक फ्लूइड में कॉन्सेप्ट नहीं आता आपका। ठीक है, मतलब हम किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे एरिया निकालते हैं, लेकिन भाई पानी की टंकी है, उसका कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हुआ, जीरो। भाई पानी की टंकी में वर्टिकली कॉन्टैक्ट कहां पे होता है, कहीं नहीं होता है यार, पूरा टंकी खाली होता है, नीचे एक पाइपलाइन होती है, आउटलेट पाइपलाइन होती है, तो वो प्रेशर लगा के पानी नीचे फेंकता है। अब वहां कोई प्लेट लगा देंगे हम लोग, कोई एक मेटालिक प्लेट रख देंगे, तब उसके ऊपर प्रेशर निकलता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, वो इसके अगले चैप्टर में टॉपिक है। ठीक है, जहां पे हम लोग निकालेंगे कि प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस या वर्टिकल सरफेस, तो वो चीज आगे आएगी। लेकिन अभी हम किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे ये प्रेशर नहीं निकालना है, हम स्टैटिक फ्लूइड के अंदर के प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि सर P इक्वल टू रो जी एच क्यों लगाया गया है, P बराबर एफ बाई ए क्यों नहीं लगाए हैं। P बराबर एफ बाई ए तब लगाते हैं जब हमें कोई कॉन्टैक्ट सरफेस मिल जाता है और उसके ऊपर निकालना पड़ता है। यहाँ स्टैटिक फ्लूइड के इंटरनली कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कोई डैम बना रहे हो तो डैम में कितना पानी स्टोर होगा, सीधे निकल जाएगा भाई इतना प्रेशर होगा। कोई सबमरीन बना रहे हो, सबमरीन के ऊपर कितना प्रेशर आएगा वो आप सीधे यहाँ निकाल लोगे। भाई सबमरीन का अगर मेटालिक स्ट्रक्चर इतना है कि भाई जो मेटालिक सिलेंडर है वो कितने फोर्स तक झेल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप हाइट डिफाइन कर सकते हो कि मान लिया कि सबमरीन का प्रेशर 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को यहाँ पुटअप करोगे, डेंसिटी पानी की मान लो 1000 अगर दिया तो 1000 इंटू 9.81 या 10 मान लो। ठीक है, तो ये 10,000 हो गया, H निकल जाएगा आपका वहां से। ठीक है, मतलब आप 4 जीरो घटा दोगे तो यानी आप कह सकते हो कि वहां से 3 हो जाएगा H का, कि उतने हाइट पे आपको वो सबमरीन जा सकती है मैक्सिमम। ठीक है, यानी कहते हो कि 3 मीटर तक वो जा सकता है, उसके बाद उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इस कॉन्सेप्ट का, ये डेरिवेशन तो आई थिंक हो गया होगा। सभी लोग घड़ी पहनते हो, अगर आप ब्रांडेड कोई वॉच लोगे, नॉर्मली ठीक ठाक कंपनी कोई भी, टाइटन कोई भी आप लोगे, तो उस पे एक डायल के अंदर देखोगे तो लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंस, कुछ ऐसे सिंबल बना होता है, ऐसे 2 सिंबल बने होंगे और उसके ऊपर लिखा होगा ऐसे, नॉर्मली 30 मीटर होता है। अगर महंगी घड़ी लोगे तो 50 मीटर रहता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर आप 1000-1500 की घड़ी कोई लेते हो तो उस पे लिखा होगा 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमारी इस वाली वॉच पे 30 मीटर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पहन के डाइविंग करता हूं, यानी किसी पानी में अगर मैं डाइव कर रहा हूं तो मैं 30 मीटर नीचे जाऊंगा, तब तक ये जो इसका सील, इस पे मतलब जो कह सकते हो कि ग्लास सील लगाई गई है जिसमें पानी ना घुसने पाए, जो वाटर सील लगाया गया है, वो इस मीटर तक इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से निकालो तो देखो कितना इंटरेस्टिंग आएगा ये चीज समझ में। अभी आपको P निकालो यहां से, तो हाइट हो गई 30 मीटर, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी मान लेते हैं 1000 पानी में है। ठीक है, G 10 मान लेते हैं, हाइट हो गया आपका 30, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया आपका, कि आप कह सकते हो कि 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक तरीके से बात कर लो आप तो। ठीक है भाई, 5 जीरो हो गया ना, 3 2 5, तो 3 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना प्रेशर आपकी घड़ी झेल सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई एक छोटी सी घड़ी है, इसको पहन के 30 मीटर जाने पे इसके ऊपर 3 लाख न्यूटन पर मीटर, तो ऐसे लिखोगे 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इसमें लग रहा होगा। ठीक, अब हम 31-32 जब जाएंगे तब हो सकता है कि इसका सील ब्रेक कर जाए, इसमें पानी चला जाए। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूले से निकल के आता है कि कोई भी अंडर वाटर स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर फोर्स हम लगा रहे हैं।
इसमें न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, इस पर लेक्चर्स मिलने दो अभी, क्योंकि मैनोमेट्रिक वाले में सीधे इसी पे निकल के आता है फार्मूला P बराबर रो जी एच। जो अगले में हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर्स या कहते हो कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में, तो न्यूमेरिकल्स में ये ज्यादा कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका। ठीक है, तब तक आप लोग काम करिएगा कि अपने बुक वगैरह में P इक्वल टू रो जी एच पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा या खुद से न्यूमेरिकल डिजाइन कर लीजिएगा। डेंसिटी मान लीजिएगा 1000, 1100, 1200 कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी हाइट ले लीजिए, आपको प्रेशर निकल के आएगा कि भाई अगर पानी का डेंसिटी 1000 मान के चलते हो तो चेक कर लो कि 1 से 100 मीटर तक कितना है प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप वही प्लॉट कर सकते हो कि 1 से 100 मीटर तक कितना प्रेशर होता है। तो ये आपके घर के पानी की टंकी में, आपके कॉलोनी में जो पानी की टंकी बड़ी वाली होगी सब में सेम आएगा। ठीक है, अगर उसकी हाइट पे निकालो तो एक हाइट पे सबकी प्रेशर वैल्यू सेम मिलेगी आपको। ठीक, तो ये एक छोटा सा लॉ था आपके लिए, जिसका डेरिवेशन तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ मैंने करा दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि ये कैसे निकल के आता है, क्योंकि जो ये वाला टर्म था यहाँ वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये आपको आगे भी बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कोशिश करूंगा कवर हो जाए। आई थिंक काफी सिंपल बताया गया, तो दिक्कत नहीं हो जाए किसी को, लेकिन हाँ अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसके बाद पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 21 में, जहां पे हम लोग मैनोमीटर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।